Hello students. Today we will study theoretical foundation of international business. Now we will study international business होता क्या है. International business all commercial transactions that take place between two or more regions, countries and nations beyond their political boundary. जो भी ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि सिंपल डोमेस्टिक बिजनेस होता है, उस बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होती हैं दो लोगों के बीच में, दो बिजनेस के बीच में. बस इंटरनेशनल बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन्स दो कंट्रीज़ के बीच में, दो रीजन्स या दो नेशंस के बीच में होती हैं. ओके, वहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं, तो इसलिए उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के बाहर जाकर होती है. अगर एक ही नेशन में होगी तो एक ही पॉलिटिकल बाउंड्री में होगी ना, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस है. नेक्स्ट इज वाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जब अपने कंट्री में बिजनेस कर सकती हैं तो वो बाहर क्यों जाती हैं? वो बाहर इसलिए जाती हैं ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अचीव कर सकें. अब मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैसे अचीव करेंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाया और बाहर वो प्रोडक्ट ज़्यादा में बिक रहा है मेरा, तो मैं बाहर जाके बेच लूँगी. और मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया लेकिन वो यहाँ पे बिक नहीं रहा, या फिर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है यहाँ पर, तो मैं बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाके, फॉरेन कंट्रीज़ में जाके बेच सकती हूँ. तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, और प्रोडक्ट बिक गया तो मतलब मैं सप्लाई ज़्यादा कर पाऊँगी. सप्लाई के लिए मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाऊँगी. तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सेवियर कंपटीशन इन द होम कंट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे बिक नहीं रहा, या फिर यहाँ पे सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि मैं बेच नहीं सकती, तो मैं बाहर जाके बेच लूँगी. लिमिटेड होम मार्केट लिमिटेड है. हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब ये हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तब आएगी जब हम इंटरनेशनल बिजनेस के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई कैसे आएगी. अगर मैं यहाँ से कुछ भेज रही हूँ तो उस पर टैक्स भी लगेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी, बहुत सारे चार्जेस लगेंगे ना. लेकिन अगर मैं बाहर जाके बना रही हूँ या बाहर जाके बना के बेचती हूँ तो मुझे वहाँ पे कॉस्ट कम पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी मेरी, ऊपर से मुझे रॉ मटेरियल वहीं की वहीं मिल जाएंगे. मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा अगर मैं बाहर जाके बेचती हूँ तो, क्योंकि मैं डोमेस्टिक कंट्री के लोगों को भी जानती होंगी और इंटरनेशनल लोगों को भी जानती होंगी. टू अवॉइड टैरिफ एंड इम्पोर्ट कोटाज, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. तो इन सब रीजंस की वजह से, सिर्फ ये रीजंस नहीं है, रीजंस तो बहुत सारे हैं, बट ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस बाहर जाकर काम करना प्रेफर करती हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. टाइप्स मीन्स हम किस किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं. दैट इज़ फर्स्ट एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्नकी प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, ये सिंपलेस्ट और वाइडली यूज्ड मोड है फॉरेन मार्केट में एंटर करने का. तो हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट आता है इसमें एक्सपोर्टिंग भी 3 तरीके से होती है. इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स. इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं अपनी कंट्री में कुछ बनाती हूँ तो मैं अपनी ही कंट्री में किसी और को बेच दूँ और वो आगे एक्सपोर्ट कर दे, और फिर वो इम्पोर्टर भी वो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में भेज दे. तो ये है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्री में भेज रही हूँ थ्रू माय डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट्स. होस्ट कंट्री में मेरी कंपनी है, मैं उसके थ्रू भेज के बेचती हूँ वहाँ पे. और थर्ड है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स. ये प्रोडक्ट सेल करती हूँ बाय अ कंपनी टू इट्स एफिलिएटेड कंपनी इन होस्ट कंट्री. मेरी कंपनी एफिलिएटेड कंपनी है होस्ट कंट्री में. ओके, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं यूएसए में, है ना, ऐसा होता है ना, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर इन इंडिया टू यूनिलीवर इन यूएसए. ये होता है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स. बेसिकली एक ट्रांसफ़र टाइप है. तो ये होता है एक्सपोर्टिंग में. नेक्स्ट इज़ लाइसेंसिंग. लाइसेंसिंग में क्या होता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर अब जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करने का राइट दूसरी कंट्री को दे देता है.
जैसे कोई टेक्नोलॉजी हो गई, कोई काम करने का मेथड हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब वो लीज पे दे देता है मैन्युफैक्चरर को फॉरेन कंट्री में। उसका उसे क्या बेनिफिट होता है कि उस क्या होगा, बाहर के लोग भी उसके नाम को जानते होंगे। उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि उसने चार्जेस लिए, अपने प्रॉपर्टी राइट देके उसने क्या लिया, चार्जेस लिए। और ना ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी, कुछ भी नहीं करना उसको। जो भी काम करेगा वही करेगा। वो लोकेशन चूज़ कर सकता है कि इस लोकेशन पे होगा। जो इसमें जो देने वाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि लीज पे देने वाला है, वो होगा लाइसेंसर, और मैन्युफैक्चरर जो फॉरेन कंट्री का है वो होगा लाइसेंसी। ओके, तो ये तो थी लाइसेंस की कहानी। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग की ही फॉर्म है, लेकिन जो फ्रेंचाइजिंग कंपनी है ना, मींस जो फ्रेंचाइज़र है उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है फ्रेंचाइज्ड पे, कि वो क्या कहता है कि वही जो उसने यूज़ किया है ना वही क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस देता है। सर्विसेज रिजर्वेशन जो है जो वो देता है वही उसको देनी पड़ेंगी, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग देनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ वो देगा। मीन्स एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वो सब कुछ फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी को देगा, लेकिन उसको सब कुछ वही मेंटेन करना पड़ेगा जो फ्रेंचाइज़र बोलेगा। ओके, जबकि उसमें कुछ ऐसा नहीं था लाइसेंसिंग में, जो उसका दिल था वो कर सकता है, उसको बस उसका नाम यूज़ करना है। इसमें वो जैसे कि मैकडोनल्ड्स में होता है, वही स्टैंडर्ड सब कुछ वही मेंटेन किया जाता है जो कि बाकी कंपनीज़ में किया जाता है। तो ये फ्रेंचाइजिंग है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, कुछ कंपनीज अपने पार्ट यानी कि अपनी कुछ प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर देती है। वो कहती है तुम प्रोडक्शन कर लो, मार्केटिंग ऑपरेशंस पे हम ध्यान देंगे। तो मीन्स वो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है या आउटसोर्सिंग करती है। ओके, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो फोकस करेगा वैल्यू चेन पे, जहाँ पे उसकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन क्योंकि वो लो कॉस्ट पे ले रहा है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके इसका लॉस हो सकता है। कैसे, होस्ट जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है उसे तो पता है ना सब कुछ कि कैसे कैसे बनाना है, तो वो थोड़े टाइम में वही वो मैन्युफैक्चर करने लग जाएगा, वही बेचना शुरू कर देगा। और या फिर क्या होगा कि जब तुमने कहा कि ऐसे बनाना है, ये क्वालिटी रखनी है, ये डिज़ाइन रखना है, बट तो जो बनाने वाला था, मैन्युफैक्चरर था, उसने उन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखा, तो क्या होगा, नाम तुम्हारी कंपनी का ख़राब होगा। ऐसा एक बार नाइकी ने भी सफ़र किया था इस चीज़ से, उसकी पब्लिक इमेज बहुत ख़राब हो गई थी उसकी वजह से। ओके, क्योंकि उसने क्या किया कि उसने वियतनाम में कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो इससे क्या होता है, इस तरह के लॉसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ नाम पे फोकस करो। हमने कॉन्ट्रैक्ट किसका दिया है, मैनेजमेंट का। तो जब फॉरेन कंपनी आएगी वो हमें अपनी टेक्निकल असिस्टेंस और मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगी। बाकी सारा काम कौन करेगी, डोमेस्टिक कंपनी करेगी। तो दो कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या था, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट पे दी थी, इसमें हमने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ली है। और नेक्स्ट आता है टर्नकी प्रोजेक्ट में हम पूरा प्रोजेक्ट, जैसे कि हमने अभी मेट्रो के केस में जापान के साथ किया है, कि वो सब कुछ वो बनाएंगे, कॉस्ट उनकी होगी, लास्ट में जो प्रॉफिट होगा ना वो हमारा होगा, मतलब उनका होगा। इतने साल तक वो जितनी भी अर्निंग होगी उससे वो सब वो लेंगे, लेकिन बाद में जब वो एग्रीमेंट का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा सेटअप हमारा हो जाएगा। ये टर्नकी प्रोजेक्ट में आता है। ओके, तो इससे पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन टर्नकी प्रोजेक्ट। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। तो टर्नकी प्रोजेक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच फर्म एग्रीज टू फुली डिज़ाइन, construct and equip a manufacturing and turn the project over the purchaser when it is ready for operation for a remuneration. Okay, ये होता है।
नेक्स्ट इज़ ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी। ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वर्जिन ग्रीन साइट, एक बिल्कुल नई साइट है और उस पर कुछ बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं मीन्स। तो ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं कि हम कंपनी के ऑपरेशंस करते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल फॉरेन मार्केट में। उसके लिए कंपनी पहले क्या करेगी, मार्केट सर्वे करेगी, लोकेशन सेलेक्ट करेगी और लैंड को खरीदेगी या फिर लीज पे लेगी, नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करेगी, मशीन लेगी और ह्यूमन रिसोर्स को या तो वहीं से हायर करेगी या फिर ट्रांसफ़र करेगी और फिर वहाँ पे क्या करेगी, अपने ऑपरेशन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देगी। वो सब कुछ हो तो जाएगा, ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी इज़ गुड, बट इसमें एक डिफ़िकल्टी है कि प्रॉब्लम होती है उनसे कम्युनिकेट करने में, क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज आती है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि वहीं के एम्प्लॉयज़ को हायर कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट इज़ मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या आता है, मर्जर जैसे कि दो कंपनीज मिलकर एक हो गई, जैसे कि रिसेंटली अभी 2016 में रिलायंस और एयरसेल मर्ज हुए थे। ओके, रिलायंस कम्युनिकेशन और मैक्सिस कम्युनिकेशन। ओके, तो ये दोनों कंपनीज मर्ज होके एक हो गई, तो इनकी मिलके एक ही कंपनी बनेगी। और अभी एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन इज़ कि हम एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के लिए अभी रिसेंट एग्जांपल है, सबसे पहले तो 2016 में हुआ था सोनी पिक्चर्स नेटवर्क का और जी का। इन दोनों ने ये दोनों मर्ज हो गए थे, सॉरी एक्वायर किया था सोनी ने जी को। और अभी रिसेंटली हेवल्स ने लॉयड के इलेक्ट्रिकल पार्ट को एक्वायर किया है। तो दैट इज़ एक्विजिशन, कि उसने उसके पार्ट को ख़रीद लिया, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद, सिर्फ एग्जिस्ट कौन करेगा, हेवल्स। ओके, ये थे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब आगे हम इसके कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। थैंक यू।